दोस्तों नमस्कार, द गोपा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक शिशु के जन्म से न केवल उसके माता पिता बल्कि एक पूरे परिवार की खुशी जुड़ी होती है। दुनिया के हर माता पिता की ये ख्वाहिश होती है, ये चाहत होती है कि उनका बच्चा स्वस्थ और सुंदर शिशु के रूप में आंखें खोले। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य से कुछ अलग, कुछ हटकर होते हैं। ऐसे बच्चों को विशेष बच्चे या स्पेशल चाइल्ड कहते हैं और ऐसे बच्चों को स्पेशल अटेंशन और स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है ताकि वे एक सामान्य ज़िंदगी जी सकें। हमारे आसपास ऐसे कई बच्चे हैं जिनसे हम अनजान या तो फिर अनभिज्ञ होते हैं। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है स्पेशल चाइल्ड, और इस पर बात करने के लिए मैं पहुंची हूं रायपुर के पियाली फाउंडेशन के परिसर में। आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान है पियाली फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती मीता मुखर्जी। तो आइए स्वागत करते हैं, मिलते हैं उनसे। मीता जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पियाली फाउंडेशन की नींव आपने कहाँ से रखी और किस तरह आपको प्रेरणा मिली? ये पियाली फाउंडेशन जब मैंने स्टार्ट किया, प्रेरणा तो मेरी बेटी है। अच्छा। जो कि दिव्यांग थी, उसका डाउन सिंड्रोम था, तो अच्छा। उसके चलते मुझे बहुत इधर उधर भटकना पड़ा उसके लिए कि कहाँ मैं उसको ऐसी सेवाएं प्रदान करूँ। तो यहाँ पे था नहीं, वही मेरी प्रेरणा है। और मैंने कुछ पेरेंट्स को लेके एक समिति फॉर्म किया, जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन के नाम से। और फिर मैंने इस पियाली फाउंडेशन को, मेरा प्रोजेक्ट नेम इस पियाली फाउंडेशन, और जो समिति है वो जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन का है, जिसमें पेरेंट्स लोगों को मैंने लेके इस समिति को फॉर्म किया है। लोगों को जागरूक करने के लिए स्पेशल चाइल्ड। हाँ। तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर जब कोई स्पेशल चाइल्ड का पेरेंट बनता है, हाँ, तो एक बहुत ही दुखद स्थिति से, एक तकलीफदायक स्थिति से गुजरता है। जब आपको पहली बार ये पता चला कि आपकी बच्ची स्पेशल चाइल्ड है, हाँ, तो आपने उसे किस तरह स्वीकार किया? जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके घर कोई नया मेहमान आने वाला है, तो हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि वो एक स्वस्थ बच्चे की कामना करे। पर वो सपना तब टूट जाता है जब डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनका बच्चा सामान्य नहीं है, उसमें कोई समस्या हो सकती है। तो इसी तरह मुझे जब मेरी बेटी के बारे में बताया गया तो मुझे तो पहले शॉक हुआ कि भाई ये क्या चीज़ है, मैंने तो पहले इसको कभी सुना नहीं है। ये डाउन सिंड्रोम वर्ड तो मेरे ज़िंदगी में पहली बार आया है। तो मैं तब मात्र 22-23 साल की रही थी, तो मेरे लिए बहुत शॉक था और मेरे परिवार के लिए भी। और फिर उसके बाद अब जब हम डॉक्टर्स के पास दिखाएं, डॉक्टर्स ने बोला कि हो सकता है ये बच्चा आगे चल के डाउन सिंड्रोम हो, क्योंकि अभी कंफर्म तो कुछ नहीं बोल सकते, जस्ट 15 दिन की थी वो। तो मुझे लगा कि डॉक्टर्स का डायग्नोस सही नहीं है। मैंने उसको डिनाई किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, डिनाई कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे एक गिल्ट फीलिंग आया कि मैं इसको पूरे समाज के सामने, सोसाइटी के सामने कैसे ले जाऊंगी, कैसे अपने परिवार या अपने रिश्तेदार या अपने फ्रेंड्स के सामने इसको ले जाऊंगी और बताऊंगी कि मेरा बच्चा जो है वो सामान्य नहीं है। तो ये एक ग्लानी, गिल्ट फीलिंग कि मैंने ऐसे एक बच्चे को लेके आया जगत में जो मेरे लिए, मेरे कारण सफ़र करेगा। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब डॉक्टर्स के पास हम घूमे तो डॉक्टर्स ने बोला इसका कोई रेमेडी नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इनको तो सिर्फ ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से ना पेरेंट्स बहुत टूट जाते हैं और मैं भी टूट गई थी। मुझे बहुत समय लगा उससे निकलने में, पर जब हम निकले तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। उन्होंने कहा कि हमको भगवान ने कुछ सोच के ही ऐसी बच्ची को दिया है, हमारे बगीचे में एक स्पेशल फूल दिया है, तो उस फूल को हम इस तरह से सहेज कर और इतने अच्छे तरीके से इसको बड़ा करेंगे कि ये एक दिन सब लोगों के लिए मिसाल बनेगी। और वो चैलेंज मैंने लिया और आज तक उस चैलेंज को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आपको सैल्यूट है मीता जी। और जिस तरह आपने कहा कि एक स्पेशल फूल को एक स्पेशल तरीके से पालना होता है, तो एक सामान्य बच्चे और एक असामान्य बच्चे जो कि हट के है, उसे पालने में एक अभिभावक को, एक पेरेंट को कितनी मुश्किलें आती हैं और किस तरह से आप हैंडल करती हैं, और ख़ास तौर पर तब जब वो स्पेशल चाइल्ड लड़की हो।
जैसे सामान्य बच्चा होता है और स्पेशल चाइल्ड होता है, दोनों को पालने में फ़र्क तो होता है। क्योंकि सामान्य बच्चा जो चीज़ें अपने आप देख के, घर के लोगों को देख के धीरे धीरे सीखने लग जाता है, बोलने लग जाता है, करने लग जाता है। इन बच्चों के साथ समस्या ये है कि आपको एक एक चीज़ सिखाना पड़ता है, एक एक चीज़। जैसे उसको ब्रशिंग कराना, नहलाना, पॉटी धोना, उसको ड्रेसिंग स्किल सिखाने पड़ते हैं, जूता मोजा पहनना, ये तो ईटिंग स्किल्स, पानी पीना। फिर उसके बाद वो अपने नीड्स को व्यक्त करना, वो अपने नीड्स को बता भी नहीं पाते हैं बहुत बच्चे, तो उसके नीड्स को बताना। फिर उसको जब आप कुछ थोड़ा बहुत ये अपने ऑल डेली लिविंग से वो निकलते हैं, तो फिर उसके बाद 5 लोगों के बीच में लेके जाओगे तो उसको मैनर्स सिखाना कि कैसे उसको मैनर्स करना है, कैसे बिहेव करना है। फिर उसके बाद उसको जब स्कूल में डालेंगे तो उसका एजुकेशन पैटर्न अलग होता है, नॉर्मल बच्चे का पैटर्न अलग होता है। तो पेरेंट्स नॉर्मल बच्चे के पैटर्न से जानकारी होती है क्योंकि वो खुद पढ़े हुए हैं उस पैटर्न से, बट स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स को थोड़ी दिक्कतें आती है क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। और हमारे इंडियन सोसाइटी में तो ये बहुत ज़्यादा है कि हम डॉक्टर्स के पास घूमते हैं, हम साइकेट्रिस्ट के पास घूमते हैं, हम बाबा लोगों के पास, तांत्रिक लोगों के पास इतना समय बर्बाद कर देते हैं बच्चे का कि जब वो स्कूल, स्पेशल स्कूल पहुंचता तब काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो इसीलिए पेरेंट्स के सामने ऐसे बच्चे को बड़ा करने में बहुत से चैलेंजेस होते हैं। मैंने जैसे आपसे पूछा कि एक लड़की के साथ उम्र जैसी उसकी बढ़ती है तो कई सारी दिक्कतें आती हैं, किस तरह उसे ट्रेन करती हैं आप? लड़की हो या लड़का हो, दोनों को ट्रेन करना सेम ही होता है, बट लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा केयरफुली करना पड़ता है। उसको बहुत बचपन से ही सिखाना पड़ता है कि जैसे वो ड्रेसिंग कर रही है तो सबके सामने ना करे, वो हमेशा दरवाज़ा बंद करके प्राइवेसी में करे, टॉयलेट जाए तो दरवाज़ा बंद करके जाए। और लड़कों के साथ मतलब कौन पराया है, कौन अपना है, गुड टच, बैड टच, ये चीज़ का ट्रेनिंग देना पड़ता है। फिर उसके बाद जब उनके पीरियड्स का टाइम होता है तो पीरियड्स के लिए उनको प्रिपेयर्ड करना पड़ता है कि देखो अब ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला होगा तो तुम मुझे बताना कब क्या है। और फिर उसको मैं डेट कैलेंडर में डेट मार्क करके सिखाया करती थी कि आप इस समय पे सतर्क हो जाना कि हो सकता है उसके आसपास 1-2 दिन पहले आना जाना हो सकता है आपका पीरियड। वो सब ट्रेनिंग एक लड़की को देना पड़ता है और उसको हमेशा ये समझाना पड़ता है कि कौन उसको वो सेंस होना ज़रूरी है कि कौन उसके तरफ किस तरह की निगाह से देख रहा है। तो वो चीज़ को सेंस कराना बच्चे को सिखाना पड़ता है। बस बाकी नॉर्मल की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरह से आपने बताया कि अगर आपकी स्पेशल चाइल्ड लड़की है तो आपको उसे इस तरह से ट्रेनिंग देनी होगी कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। और मीता जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है पियाली फाउंडेशन, पिछले 35 सालों का आपका अनुभव रहा है, तो किस तरह से आपकी संस्था काम करती है ऐसे स्पेशल चाइल्ड लोगों की? ये संस्था जो हमारी है पियाली फाउंडेशन, ये 2004 में रजिस्टर्ड हुई थी और तब मैं उसको एक डेवलपमेंटल सेंटर के हिसाब से चलाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ में अर्ली इंटरवेंशन पे कहीं कुछ ज़्यादा काम हो नहीं रहा है। ये अर्ली इंटरवेंशन क्या है? ये है शीघ्र हस्तक्षेप। अच्छा। शीघ्र हस्तक्षेप मतलब जैसे ही आपको पता चले कि आपके बच्चे का विकास जो है वो सामान्य बच्चे से पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है मतलब जो माइलस्टोन्स उसको अचीव करना चाहिए जिस महीने में, जैसे 3-4 महीने में उसका गर्दन संभलना चाहिए और सोशल स्माइल आना चाहिए, 5-6 महीने में वो थोड़ा बैठना सीख जाए विदाउट सपोर्ट, फिर 7-8 महीने में वो थोड़ा क्रॉल करने लगे, 8-9 महीने में पकड़ के खड़े हो जाए, 12 महीने तक उसको चलना आ जाए। दिस इज नॉर्मल माइलस्टोन्स। तो नॉर्मल माइलस्टोन्स के कंपैरिजन जब आपके बच्चे का माइलस्टोन्स पीछे हो रहा है, दैट मीन्स वो बच्चा एट रिस्क है, बट आप लेबल नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन से इट इज एन एट रिस्क चाइल्ड। तो जब वो एट रिस्क चाइल्ड बोलेंगे तब उनके पेरेंट्स को सतर्क होना चाहिए कि अब इस बच्चे के लिए हमको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए डेवलपमेंटल थेरेपी होती है, सो दैट वो थेरेपी करा के हम उसके माइलस्टोन्स जितना पीछे है उसको हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा। और उस बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है, गत्यात्मक विकास बोलते हैं, वो मोटर डेवलपमेंट हम उसका पहले अचीव कर सकते हैं।
सकते हैं। अच्छा। शीघ्र हस्तक्षेप से। अच्छा, अच्छा। तो अगर वो चीज़ अचीव हो जाएगा तो फिर बच्चा को क्या है कि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। अच्छा। फिर उसको हम देखेंगे कि उसका IQ असेसमेंट कितना हो सकता है। फिर उसको देखेंगे कि अगर वो नॉर्मल स्कूल जा सकता है तो नॉर्मल स्कूल जाए, अगर वो स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है तो उसको स्पेशल स्कूल जाए। अच्छा। और उसको अगर थेरेपी की ज़रूरत है तो थेरेपी कराए। मतलब वो फिर एक माइलस्टोन अचीव के बाद हम सोचने लगते हैं कि अब इसको क्या किया जाए। यानी कि अर्ली इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि समय रहते उसका इलाज किया जा सके। हाँ। उस पर हम नज़र रख सकें। फिर उसके बाद मैंने इसको स्पेशल स्कूल में कन्वर्ट किया। स्पेशल स्कूल कन्वर्ट करके जहाँ पे हम लोग उसका अर्ली इंटरवेंशन तो चलता ही है, साथ साथ में स्पेशल स्कूल भी है और रेमेडियल टीचिंग मतलब जो बच्चे नॉर्मल स्कूल जाते हैं बट वहाँ का कैरिकुलम फॉलो करने में उनको दिक्कतें आती है तो हम उनको सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। रेमेडियल मतलब उसी का सिलेबस हम लाके उसको 1-to-1 अटेंशन देके उसके सिलेबस को हम कॉपी, क्योंकि कुछ बच्चों को राइटिंग प्रॉब्लम रहता है, किसी को रीडिंग प्रॉब्लम रहता है, किसी को मैथ्स प्रॉब्लम रहता है और कुछ बच्चे क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको फास्ट कोप अप नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो वो उसको स्लो लर्नर्स भी बोलते हैं। अच्छा। तो उन ऐसे बच्चों के लिए हम रेमेडियल टीचिंग रखते हैं। और एक हमारा है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम मतलब जो छोटा बच्चा रहता है, बहुत हाइपर एक्टिव है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, वो एक जगह बैठता नहीं है, तो ऐसे हालत में तो कोई स्कूल उसको लेगा नहीं। हाँ। तो हम उसको क्या करते हैं, उसको स्कूल में जाने के लिए हम तैयार करते हैं। हाँ। कि वो स्कूल का डिसिप्लिन कैसे फॉलो करेगा। अच्छा। प्रेयर के लाइन में खड़े होना, एक्सरसाइज करना, टीचर जो कॉपी बोल रही है उसको निकालना, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना, दैट इज स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। हम वो भी कराते हैं। फिर उसके बाद हमारे ऑल टाइप ऑफ थेरेपीज होते हैं। अच्छा। जिसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ABA थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये थेरेपीज भी हम कराते हैं। और साथ साथ में हम रेमेडियल टीचिंग तो हो गया और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी है। मतलब डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री, जो टीचर्स इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स लगते हैं, जो स्पेशली ट्रेन टीचर्स होते हैं और जो RCI से रजिस्टर्ड होते हैं, उनके लिए हमने कॉलेज भी स्टार्ट किया है 2017 से। अच्छा। तो हमारा कॉलेज भी चलता है, स्कूल भी चलता है और हम एक स्पेशल सर्विसेज अपने तरफ से जनरल स्कूल्स में जाके देते हैं टीचर्स को ओरिएंटेशन। वो ये है कि वो अपने क्लास में ऐसे बच्चे अगर हो जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, जो अपना सिलेबस कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैसे वो आइडेंटिफाई करें, है ना, आइडेंटिफाई करें और उनको कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प दे सके, ये हम टीचर्स को ओरिएंट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमने देखा स्कूल में कि जो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं उनके सिलेबस से, और वो टीचर्स पेरेंट्स को ब्लेम करती है और पेरेंट्स टीचर्स को ब्लेम करती है। तो हम इसके लिए जनरल स्कूल्स में पहले से अपॉइंटमेंट लेके उनको फिर उनके टीचर्स को ओरिएंट करते हैं। मीता जी, ये आपने अर्ली इंटरवेंशन की जो बात कही, हमारे समय में ऐसा कहा करते थे बुजुर्ग कि कोई बच्चा कुछ जल्दी कोप अप करता है, कुछ बच्चा कोई देर से, लेकिन जिस तरह से आपने बताया तो ये बहुत समय रहते सचेत हो जाना चाहिए किसी भी पेरेंट को कि अगर बच्चा उसका थोड़ा धीरे अगर कोप अप कर रहा है तो वो एक सोचने वाली बात है। क्या बच्चे का जन्म के उपरांत रोना नॉर्मल है या ज़रूरी है, क्या कहती हैं आप? देखिए, जैसे मैं मतलब हमारे इस दिव्यांगता के क्षेत्र में गर्भ के दौरान से ही सावधानियां बरतनी चाहिए। अच्छा। है ना, गर्भ के दौरान ही। पहले क्या होता था कि गांव के लोग कभी भी डॉक्टर वॉक्टर नहीं दिखाया करते थे, ना ही तभी सोनोग्राफी था, ना ही घर में डिलीवरी हो जाया करती थी। बट अभी क्या सतर्कता आ गई है। अभी बहुत सारे ऐसे है प्रॉब्लम्स जो बहुत पहले ही सोनोग्राफी में डिटेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। अगर उसमें कुछ फिजिकल इम्पेयरमेंट दिखता है बच्चे में तो डॉक्टर आगाह कर देते हैं। अच्छा। कि हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं ये वो देख रही हूँ कि अभी के जो बच्चे इस तरह के जिनको हम सोनोग्राफी में ही पहचान कर सकते हैं या हम पहले से ही अंदाजा कर सकते हैं कि इसका ग्रोथ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गर्भ के दौरान ग्रोथ नॉर्मल नहीं आता है, तो तभी से सतर्क हो जाना चाहिए। और होने के बाद, है ना, होने के बाद डॉक्टर्स जो है वो जरूर उसको चेक करते हैं बच्चे को चेक करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे तुरंत होने के बाद रोना,
अच्छा। है ना, बर्थ क्राई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे का बर्थ डिलेड हुआ, क्राई अगर डिलेड हुआ मतलब वो अगर थोड़ा देर से रोया, तो जितने देर से रोया उतनी देर उसकी ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और उसके ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। और जो ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए वो कभी वापस नहीं आते हैं। दैट इज, और वो कौन से एरिया के ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं वो तो जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तब पता चलता है, क्योंकि जन्म के समय तो पता नहीं चल रहा। तो इसलिए रोना तुरंत बहुत ज़रूरी है। उसका वेट 2.5 किलो से कम होना नहीं चाहिए। मदर का लेबर ड्यूरेशन लंबा नहीं होना, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मदर का लेबर, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है लेबर ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, तब तक बच्चा अंदर में पूरा गंदा पानी ये वो सब चला जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। और ड्यूरिंग जब हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शंस भी नहीं होने चाहिए, उससे भी संभाल के रखना जरूरी होता है। तो और हमने देखा जैसे गांव में अभी तो यहाँ के डॉक्टर्स तो सिजेरियन कर लेते हैं, बट गांव में तो अभी भी दाई लोग करते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि बच्चे को क्या हो रहा है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण भी ब्रेन डैमेज होने से बच्चे लोग को सेरिब्रल पाल्सी मतलब जिसे हम बहुत छोटी चीज समझते हैं कि बच्चा रोया नहीं या देर से रोया, वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। बच्चा किसी दूसरे डायरेक्शन में असामान्य हो सकता है। तो यहाँ मीता जी एक बहुत सोचने वाली बात है कि गर्भावस्था से लेकर एक पेरेंट को, खासकर माँ को, क्योंकि वो एक बच्चे को शुरू से लेकर 9 माह तक, जब तक उसका प्रसव नहीं हो जाता है, उस पर पूरा ध्यान देती है, अपने ऊपर ध्यान देती है। तो गर्भावस्था से लेकर प्रसव के उपरांत तक उसे बहुत अलर्ट होना चाहिए, बहुत सचेत होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी मीता जी कि गर्भावस्था में क्या क्या सावधानियां एक माँ को रखनी चाहिए जिससे उसका बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो? सबसे पहले तो जब वो गर्भ के लिए आती है, मतलब वो पहले तो उसे ये देखना है कि वो गर्भवती होने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं। बहुत समय ऐसा होता है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है और वो गर्भवती हो जाती है, तो बहुत स्ट्रेस स्ट्रेन आ जाता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन एकदम तनाव से दूर होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उसका पोषण सही होना चाहिए। घर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसके पोषण को ध्यान रखें, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि लेडीज लोग का खाने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि घर के जेंट्स लोगों को देने के बाद जो बचा कुचा है वो कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कुछ है, वो जैसे तैसे खाती है। हमारे सोसाइटी में आज भी यही होता है। तो गर्भवती महिला का खाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, जिसका ध्यान उनके घर वालों को ही रखना है ना, क्योंकि अगर स्वस्थ बच्चा चाहते हैं तो उसकी माँ को खुश रहना जरूरी है, रोग मुक्त होना जरूरी है। अगर उसको कोई रोग है तो तुरंत डॉक्टर के पास दिखा दे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो। दूसरा है कि उसको उसके वेट और बच्चे का ग्रोथ मॉनिटर होते रहना चाहिए कि उसका ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं, मदर का वेट बढ़ रहा है कि नहीं, वो मॉनिटर होना चाहिए। और जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि बीच बीच में सोनोग्राफी करा लो, तो वो सोनोग्राफी भी कर लेना चाहिए। क्या ज़्यादा सोनोग्राफी करने से बच्चे पे असर हो सकता है? नहीं, अच्छा, एक्सरेज वगैरह पे असर होता है। अच्छा। एक्सरे नहीं कराना चाहिए ड्यूरिंग कर, बट सोनोग्राफी से नहीं होता है, दैट इज एन अल्ट्रासाउंड। अच्छा, जो क्योंकि वो तो साउंड से एक इमेज बन रहा है, तो वो उससे नुकसान नहीं होता। अच्छा। आज की जो जीवन शैली है, हम सभी जानते हैं कि एक भाग दौड़ भरा एक लाइफ होता है, और महिलाएं आजकल कामकाजी भी हैं और बाहर काम कर रही हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे में क्या उसके गर्भ में पल रहे शिशु के डेवलपमेंट पर कुछ असर पड़ सकता है, आज की जो जीवन शैली जिस तरह से हम जी रहे हैं? हाँ, ये मैं बोलूँगी कि अभी की जो जीवन शैली है उसमें कुछ कुछ चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। एक तो बहुत बड़ा मुझे जो फ़र्क दिख रहा है वो है फास्ट फूड का। अच्छा, फास्ट फूड में बहुत, गर्भ के दौरान बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना चाहिए। पौष्टिक आहार लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे उसका फल, वो हरी सब्जियां या दूध ये सब में थोड़ा पौष्टिक रहे, फास्ट फूड की तरफ कम जाए। और जैसे चाइनीज़ वगैरह भी है, उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं, अजीनामोटो वगैरह, हाँ, जिसमें प्रोसेस्ड और डिब्बे बंद वाले जो रहते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फ़र्क पड़ सकता है। और दूसरा है कि लाइफ शैली में कोई एक्सरसाइज नहीं है, ना वॉक है ना एक्सरसाइज है, और नौकरी पेशा है तो वो हर बार दौड़ रही है, एंजाइटी है, तो वो कम होना चाहिए, उसकी एंजाइटी या दौड़ भाग कम होनी चाहिए, उसको थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है। और एक है क्योंकि उसके अंदर एक जीव पल रहा है तो उसको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना ज़रूरी है। अगर हम आज से 2 दशक या 3 दशक पहले की अगर बात करें और आज की बात करें,
तो ऐसे स्पेशल चाइल्ड की संख्या में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, ये क्या स्थिति है? मैं तो 3 दशक से काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि पहले हम लोग को मानसिक तौर पे जो दिव्यांग है वो ज़्यादा मिलते थे, बट अभी जो मैं पैंडेमिक के बाद या पैंडेमिक के थोड़े पहले से मैं देख रही हूँ कि ऑटिज्म बहुत बड़े पैमाने में, एक बहुत बड़ा तबका ऑटिज्म का निकल के आया है। अब वो किस कारणवश है, कॉज अभी तक किसी को नहीं पता है, बट कॉज में ज़्यादातर जो मुझे मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा वो है। पेरेंट्स लोग को जो बहुत ज़्यादा टीवी या मोबाइल से बच्चों को पकड़ा देते हैं, है ना, बच्चे लोगों की स्पीच डेवलप नहीं हो पा रही है, बच्चा अपने में ही रह, वो सोशल बिहेवियर भी उसका नहीं होता है। और एक न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और एक बच्चा है, माता पिता दोनों वर्क कर रहे हैं, तो पैंडेमिक के दौरान वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उन लोग को अपना काम, ऑफिस का काम अच्छे से हो, इसीलिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे रहे थे। तो वर्चुअल ऑटिज्म बहुत दिखा पैंडेमिक के बाद कि बच्चे लोग में स्पीच नहीं डेवलप, बच्चा नॉर्मल है बट उसमें स्पीच डेवलप नहीं हुआ, उसका सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन बहुत इम्पेयर्ड हो गया। मीता जी, आप बात कर रही थी स्पेशल चाइल्ड के बारे में और ऑटिज्म के बारे में। हर पेरेंट को अपना बच्चा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, और जैसे कि आपने पहले बताया कि एक्सेप्ट कोई नहीं करता है शुरुआती दौर में। सबको लगता है नहीं ठीक हो जाएगा या थोड़े समय की बात है, आगे जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस चीज़ को समझना कि कितने प्रकार के स्पेशल चाइल्ड देखने में मिलते हैं, क्या उसकी कोई श्रेणियाँ हैं? हाँ, जैसे हमारे देश में 1995 के पहले तो कोई एक्ट ही नहीं था इसके अंतर्गत, तो 1995 में पहला पीडब्ल्यूडी एक्ट आया, जिसमें 7 प्रकार के दिव्यांगता बताई गई, है ना। तो उसमें तब वो हियरिंग वाला था, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, तुम्हारा जो क्षतिग्रस्त होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप जिनको बोलते हैं, या मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, ऐसा करके 7 कैटेगरीज थे तभी। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये कैटेगरी बहुत सीमित है, और 2016 में फिर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पास हुआ, जिसमें 21 प्रकार की दिखाए गए, जिसमें 12 प्रकार की तो डिसेबिलिटीज है, 9 प्रकार के डिजीज है, जो डिजीज को उन्होंने लिया जो आगे चलकर दिव्यांगता ला सकती है उनमें, है ना, तो वो उनको लिया गया। तो उसमें पहले तो हम इसको मेंटली हैंडीकैप बोलते थे, बट अभी उसको एक ब्रॉड नेम दे दिए गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता, तो बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत में ही जो मेंटली जो लोग वीक हैं, मतलब मेंटली हैंडीकैप्ड है, वो लोग आते हैं। फिर ऑटिज्म आता है, सेरिब्रल पाल्सी आता है, और ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को अलग कैटेगरी दिया गया, और उसके साथ स्लो लर्नर्स को नहीं जोड़ा गया, बट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी एक कैटेगरी में है। तो ये सारे जो हैं ये दिव्यांगता में है। बाकी तो दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित, है ना, और मानसिक तौर पे जो इलनेस होता है, ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, है ना, इस तरह के बहुत सारे। तो अब हमारे देश में 21 प्रकार की दिव्यांगता पर काम चल रहा है। मीता जी, जैसे आपने बताया कि आजकल मोबाइल के कारण बच्चों में एक डिसऑर्डर दिख रहा है, सुपर एक्टिव हो गए हैं बच्चे, किसी की नहीं सुनते हैं, अपने आप में मग्न रहते हैं। तो ये भी क्या एक प्रॉब्लम है? देखिए, अगर वो बच्चा बाकी सारी चीज़ों में अच्छा है, सोशल है, जब ज़रूरत पड़ रहा सोशल भी हो रहा, पीयर के साथ खेल भी रहा है, और थोड़ा देर मोबाइल भी देख रहा है, बट स्कूल जा रहा है तो स्कूल में भी अपना काम कर ले रहा है, तो ये नॉर्मल है। बट अगर वो बच्चा किसी के साथ नहीं, पीयर ग्रुप में खेल नहीं पा रहा, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, कोई घर में मेहमान आए तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो दूसरे कमरे में चला जा रहा है, और उसकी स्पीच भी इतनी डेवलप्ड नहीं है, जो आप रिपीट कर रहे हो, मतलब मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोग इकोलिया बोलते हैं। जैसे आपने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलेगा तुम्हारा नाम क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, दैट इज इकोलिया। तो इस तरह के बच्चों को तुरंत पकड़ में आता है कि इन लोग हो सकता है ये बच्चा ऑटिज्म। तो अगर आपका बच्चा भी सुपर एक्टिव है या कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिख रहा है आपको, और उसमें भी कुछ इस तरह की दिक्कतें आप देख पा रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मीता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पिछले 35 सालों से इस इंस्टीट्यूट को संभाल रही हैं, और न जाने कितने बच्चों को यहाँ से लाभ मिला होगा।
तो ये जानना चाहूँगी कि अब तक यहाँ से जो बच्चे निकले हैं आपके हाथों से, तो उन्हें कितना लाभ मिला है, कितने बच्चों को लाभ मिला है, और आज कोई अच्छी स्थिति में है? बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि जब मेरे पास जब छोटे छोटे बच्चे आए हैं, जो मैं आपको मतलब ये मेरा मतलब गर्व है कि जब छोटे बच्चे मेरे पास 2.5 साल के आए हैं, 3 साल के, 4 साल के, वो बच्चों में मैंने वंडर्स देखा है, वंडर्स। अच्छा। मतलब उसमें से एक बच्चा तो मैं अलग से ही हाईलाइट करना चाहूँगी कि वो बच्चा जब आया था, उसको कोई स्कूल नहीं रख रहा था, वो इतना हाइपर एक्टिव था और इतना एग्रेसिव था कि वो सब बच्चों को तंग कर डाला था स्कूल में। उसके पेरेंट्स बिल्कुल हताश हो चुके थे। पर वो जब हमारे पास आया और उसने यहाँ पे 3 मंथ्स ट्रेनिंग लिया, उस दौरान मैंने उसके पापा को बोला कि उसके अंदर जो एनर्जी है, पेंटअप, बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा, पेंटअप एनर्जी है, आप उसको स्विमिंग, स्केटिंग, ये सब में थोड़ा सा लेके जाओ तो उसको ना उसकी एनर्जी निकलेगी। तो उसके पापा लेके गए, तो कोई इंस्ट्रक्टर तो राजी नहीं होता था पहले स्विमिंग कराने के लिए। उसके पापा क्या किए, खुद सीखे स्विमिंग। अच्छा। और फिर उस बच्चे को सिखाए, और वो बच्चा आज के डेट में नेशनल ओलंपिक्स में गोल्ड ला रहा है। क्या बात, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो स्केटिंग हो। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और मीता जी, जैसे कि मैंने अभी पूरे परिसर का निरीक्षण किया, मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया, तो मैंने देखा कि आपके जो स्कूल में बच्चों को काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, काफ़ी एक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है, और बच्चे बहुत अच्छे ढंग से उसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर रही हैं? और जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को कुछ सॉफ्ट आर्ट भी जानना चाहिए, हाँ। तो किस तरह से आप एक्टिविटीज़ करवाती हैं? हमारे पास बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। जिस बच्चे का जिस तरफ झुकाव होता है, हमें असेसमेंट में ही पता चल जाता है कि बच्चे का झुकाव थोड़ा इस तरफ है, तो वो तो करते ही हैं। अच्छा, कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में ना सेंसरी इश्यूज होते हैं, जो एक नया चीज़ है। सेंसरी इश्यूज की है कि वो ना बार बार सब चीज़ों को छूता है, अच्छा, सूंघता है। अच्छा। मतलब वो अपने सेंसेस को बार बार ओवर वो करता है। तो हम इन बच्चों को ना बहुत सेंसरी इंटीग्रेशंस के एक्टिविटीज कराते हैं। अच्छा। जैसे रेती पे चलाना, जीरो गिट्टी पे चलाना, घास पे चलाना, उन लोगों को झूले में झूलने के बाद वो जो फीलिंग होना है ना, काइनेस्थेटिक जो वो होना, वो सब चीज़ें तो कराते ही हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। और साथ साथ में उनको हमने देखा, ये बच्चे बहुत अच्छा ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मेकिंग, और बहुत सारे बच्चे दिए बनाते हैं, अच्छा। राखी बनाते हैं, और ये सब चीज़ों में। फिर बड़े बच्चों को तो हम कुछ ट्रेड्स में भी तैयार करते हैं, जैसे लैमिनेशन करना, अच्छा, फोटोग्राफी, ये फोटोकॉपी करना, ये सब चीज़ें भी हम उनको सिखाते रहते हैं। और बच्चों को जो खुशी मिलती है, वो हम हर फेस्टिवल्स को जब सेलिब्रेट करते हैं तो उनको उस फेस्टिवल के बारे में बताते हैं, और उस फेस्टिवल को हम बाकायदा यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जन्माष्टमी के दिन एक मटका लगा के उसमें चॉकलेट रखते, मक्खन तो नहीं रख सकते, चॉकलेट रखते, तो बच्चा बहुत एंजॉय करते जब वो मटका टूटता है और पूरे चॉकलेट इधर भी करते हैं। तो उनको उसका महत्व समझाना इंडियन कल्चर का, कि कैसे कैसे बच्चे होते हैं। तो इस तरह के हम लोग कुछ आर्ट, कुछ एक्टिविटीज़, जैसे हम उनको सेंसरी इंटीग्रेशन के तहत हम उनको ईंट रख के चलाते हैं, ऐसे कर्व्स में चलाते हैं। अच्छा। ईंट के ऊपर पैर रख के चलाते हैं। कभी उनको टनल्स के अंदर से लेके जाते हैं, सो दैट दे शुड नो कि हम मेरे को कितना झुकने से वो टनल्स के नीचे से जा सकूंगा। तो ऐसे सब बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। कुछ मतलब उनको लेके जाके स्पोर्ट्स भी कराते हैं। बच्चे लोग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स भी करते हैं हमारे बच्चे। उसमें से अभी एक बच्चा है अंबर बोल के, वो क्रिकेट में सिलेक्शन भी हुआ है। अच्छा। उसका वो बिटवीन द जो ये होता है रन्स बहुत फास्ट लेता है। अच्छा। और उसका जो बैलेंस है, बॉल का बैलेंसिंग बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा, मतलब वो ऐसे करके बहुत देर तक वो अपना बॉल को वो कर सकता है। तो बहुत सारी है इन बच्चों में काबिलियत जो हमको पहचान के, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे को उसकी जब आता है तो हम उसकी डिसेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि एबिलिटी पे। तो इसीलिए क्या होता है कि उनके पेरेंट्स भी उसकी एबिलिटी को नहीं पहचान पाते हैं। प्रकृति भी कहीं ना कहीं उसको एबिलिटी दी है, को कुछ खास एबिलिटी हम उसी को निखारने की कोशिश करते हैं। जी जी, मैंने अभी देखा, मैंने जब पूरब याली फाउंडेशन का एक निरीक्षण किया तो मैंने देखा कि बच्चे खूब मस्ती में जुम्बा कर रहे हैं,
उसके बाद मेडिटेशन भी कराया जा रहा है। इसके अलावा कई सारी एक्टिविटीज़ सारे बच्चे कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, और ये बहुत अच्छी पहल है। और द गोपा टॉक्स के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि हम लास्ट में आपको बताएंगे कि अगर आप भी कहीं इस दिक्कतों से गुजर रहे हैं या आपको ये लगता है कि आपका बच्चा भी स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके लिए क्या आपको रेमेडी होनी चाहिए, मिल सकती है। और आपको अगर पियाली फाउंडेशन में आकर अपने बच्चों को यहाँ पे लाना है और बच्चों को थोड़ा एक नॉर्मल जीवन देना है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ये वाला मूवमेंट करवाते हैं फ्री करने के लिए। अच्छा, ये बच्चे का हाथ टाइट हो जाता है जी, फ्री। फिजियोथेरेपी। हाँ जी, हाँ, फिर ये वाला एक्सरसाइज करवाते हैं जी, और ये वाला स्पीच का पार्ट होता है। अच्छा, देखिए, फूको इस पे, फू करो। पियाली फाउंडेशन का लाभ दूसरों को भी मिले, खासकर जो रायपुर से बाहर हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधा आप मुहैया करा सकते हैं? हमारे पास ये सुविधा है कि आप होम बाउंड प्रोग्राम लेके जा सकते हैं। अच्छा। है ना। और अगर आपके एरिया में कोई स्पेशल एजुकेटर है या जो टीचर ट्रेंड होना चाहती है, जी। तो हम उनको होम बाउंड प्रोग्राम बना के देते हैं और वो लेके जाके फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर और एक बार आके वो देखते हैं कि वो सही हो रहा है कि नहीं। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, हम बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि हमारे स्कूल के आसपास अपना रेंट ले लेते हैं घर में। अच्छा। और उस बच्चे के लिए वो 1-2 साल रुक जाते हैं। जब बच्चे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है और लगता है कि अब वो नॉर्मल स्कूल मैनेज हो सकता है, तो फिर वो लोग यहाँ रुक के 2 साल उसकी ट्रेनिंग करा के फिर जाते हैं। तो इस तरह हम कर सकते हैं। जी जी। तो जो भी रायपुर के बाहर जो दर्शक हैं, या तो ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भी बाहर जो है, और अगर वो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पियाली फाउंडेशन है, और मैंने खुद यहाँ देखा है बहुत बारीकी से कि बहुत संवेदना के साथ, बहुत प्यार से यहाँ इन बच्चों को एक खुशहाल ज़िंदगी देने की कोशिश की जा रही है। आप इस स्क्रीन के नीचे देख सकेंगे और संपर्क कर सकेंगे कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पियाली फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर मीता मुखर्जी यहाँ डायरेक्टर हैं, वो इन चीज़ों को पर्सनली देखती हैं। उनका स्टाफ भी बहुत ही दक्ष है इन सब कामों में। तो आप सभी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्प्ले में आपको ये नंबर दिखेगा। मीता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक बच्चा जब एक सोसाइटी में आता है तो लोगों का रवैया अलग होता है, और ख़ासकर हम ये भी देखते हैं कि अभिभावकों का भी रवैया कुछ अलग सा होता है। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, या ये कह सकते हैं आपका क्या संदेश है कि ऐसे बच्चों को लेकर किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह से लोगों का रवैया होना चाहिए? देखिए, मैं इस क्षेत्र में काम करते हुए मुझे ये एहसास हुआ है जी। कि डिसेबिलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, एटीट्यूड टूवर्ड्स डिसेबिलिटी इज द प्रॉब्लम। जो दिव्यांग बच्चा है वो प्रॉब्लम नहीं जी। है, उसके प्रति जो लोगों का एटीट्यूड है वो प्रॉब्लमेटिक है। जी। तो समाज से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप उसको एक सामान्य बच्चे की तरह ही सोचे ना, उसको क्यों आप अलग कर रहे हैं। अब जैसे मैं कहना चाहूँगी कि हम सब लोग आज के डेट में, आज के ज़माने में हर कोई, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट क्या हम उस आदमी से मिलते हुए उसके शुगर बीपी को हाईलाइट करते हैं? ये शुगर वाला, ये बीपी वाला, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। बट ऐसे बच्चे को ऑलवेज, अरे पागल बच्चा है ना, अरे ये ऐसा तो असामान्य बच्चा है। वाई? ही इज हैविंग नेम। आप उस नेम से उसको संबोधित करिए ना। वो काना है, लंगड़ा है, ये है, इस बातों से ना संबोधित करें। उसकी डिग्निटी को, ह्यूमन डिग्निटी को बहुत ज़रूरी है कि उसके मान सम्मान को हम बरकरार रखें। ये ना करें कि, और वो कहाँ से शुरू होता है? घर से। जब घर में आप उस बच्चे को अच्छे तरह से एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उस बच्चे को आप तरीके से रखेंगे, उसके ड्रेसअप बोलो, चाहे उसको ट्रेंड करेंगे, है ना, मैनर्स बोलो। क्योंकि वो जब बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं वो
ऐसे गलत हरकतें करता है जिससे लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो लोगों जाते का हैं, ध्यान भी जाता है और लोग- वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। जैसे आप ऐसे बच्चे को लेके और घर कई कहीं बार घूमने पेरेंट्स गए, किसी को लेकर असहज महसूस हाँ, करते हैं। असहज, तो क्या होता है कि जैसे वो बच्चा कहीं जाता है किसी के घर में और खाने की चीज़ों पे हाथ मार देता है या उनके घर के कीमती सामानों पे हाथ मारता है, तो पेरेंट्स थोड़े से बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे से समाज में कटने लगते हैं, वो अपने आप को अकेला कर लेते हैं और समाज से कट, तो क्या होता है, उस परिवार का विकास रुक जाता है। अगर वो बच्चे को, तो आपको कटना नहीं है, आपको समाज में आपके बच्चे को प्रेजेंट करिए, बट उसको थोड़ा सा तरीके से भी आप सिखा सकते हो। आप जब ट्रेंड करके जब 5 लोगों के बीच में उसको जब सिखाओगे कराओगे तो वो सीखेगा कि कोई रेस्टोरेंट में जाके कैसे बिहेव करना, कोई शादी में जाके कैसे बिहेव करना, किसी के घर घूमने गए तो वो जब तक ना दे तब तक आप उठाओगे नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये इन चीज़ों से उस बच्चे को एक्सेप्टेंस मिलता है समाज में। तो पेरेंट्स खुद पहले उस बच्चे को स्वीकार करें, फिर वो दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो स्वीकार करेंगे। एक ऐसे बच्चे को, एक स्पेशल चाइल्ड के लिए जो स्वीकार्यता जो सबसे पहले ज़रूरी है वो है अभिभावकों के लिए, समाज तो बाद में आता है। लेकिन आपको बता दूं कि मैंने यहाँ जिन बच्चों से बातचीत की, जिन बच्चों से मैं मिली, उनमें मैंने एक ख़ास क्वालिटी देखी जो कि सामान्य बच्चे में भी नज़र नहीं आती है। देखिए कि मैंने जिन बच्चों से बातचीत की वो क्या जवाब देते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? स्निग्धा। अच्छा स्निग्धा, आप तो बहुत अच्छा गाती है, कौन सा गाना सुनाएंगी? पैरी के धार मामा महानदी पार इंद्रावती है पकाने तोड़े पैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है दिल, हम होंगे कामयाब एक दिन। मीता जी, अब तक की जो हमारी बातें काफ़ी गंभीर रही, और चूंकि ये गंभीर मुद्दा भी है, हम सबको जागरूक रहना और अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पिछले 35 सालों से, चूंकि आप एक समर्पित माँ भी रही हैं, समर्पित नारी हैं, आप समाज को इतना अपना पर्सनल जो है समय दे रही हैं, उन्हें सेवाएं दे रही हैं, स्पेशल चाइल्ड के बीच आप खुद को कैसे अच्छा रखती है, ये तो बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जब इस काम को करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की सेवा करती हूँ, क्योंकि ये बच्चे जो है, ये बच्चे भगवान के करीब हैं। ना इनमें मोह है, ना लोभ है, ना ईर्ष्या है, ना क्रोध है, तो ये सब चीज़ों से परे हैं। तो ये भगवान के करीब है, मतलब हम भगवान के करीब के ये बच्चे से। तो मैं हमेशा भगवान से ये कहती हूँ कि अगर मैं आपके मंदिर नहीं जा पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आप ही के ऐसे बच्चों को मैं जो सेवा कर रही हूँ वही मेरी पूजा है। तो ये तो कहने की बात है, बट इन एक्चुअल लाइफ में मुझे इसके लिए योगा या मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। और क्या है कि इतने सालों से अपनी भावनाओं को इस तरह से मैंने कंट्रोल किया है कि आज मेरे पास कोई पेरेंट आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो मैं उसकी भावनाओं में बह नहीं जाती हूँ कि मैं उसको, अगर मैं बह जाऊंगी तो मैं उसको सपोर्ट कहाँ से दूंगी। तो मैं सब लोगों को सपोर्ट देने के लिए मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। अब मैं जल्दी रो नहीं पाती हूँ या मैं अपने आंसू नहीं निकाल पाती हूँ, बट मैं अपने थोड़ा सा रोक रही हूँ मीता जी, क्योंकि आपने भी जीवन में वो दुख देखा है कोविड काल में, और आपने उस स्पेशल चाइल्ड को खो दिया। एक माँ के लिए इससे दुख का विषय कुछ नहीं हो सकता है। बावजूद इसके आप इतने सारे स्पेशल चाइल्ड को माँ का प्यार दे रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत सैल्यूट। और मैं पियाली फाउंडेशन को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि और भी जो बच्चे हैं हमारे समाज के वो यहाँ आएँ और माँ जैसी जो डॉक्टर मीता मुखर्जी, उनका प्यार मिले। क्या आप इसी तरह अपनी सेवाएं जारी रखें, और इसके लिए मैं समाज के सभी वर्गों से ये
अपील कर रही हूँ, ये अनुरोध कर रही हूँ कि ये संस्था ऐसी है जहाँ आपको पूरी पारदर्शिता, पूरी संवेदनशीलता नज़र आएगी। कभी हो सके तो आप यहाँ आके देखिए। और ये भी मेरी अपनी ओर से गुजारिश है, ये इस इंस्टीट्यूट की गुजारिश नहीं है, मेरी अपनी गुजारिश है कि यहाँ आके इन बच्चों के लिए अपनी स्वेच्छा से अगर आप कोई डोनेशन देना चाहते हैं या अपनी स्वेच्छा से इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। मैं एक बात बोलना जी। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि आपकी बेटी के जाने के बाद उसको उस दुख से आप कैसे मतलब दुख तो बहुत था, मतलब उससे उभरना बहुत कठिन था। तो मैंने उसको डेडिकेट करते हुए एक बुक पब्लिश किया है। अच्छा। उसके पियाली के नाम से। उसमें मैंने पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स को गाइड किया है कि आप अपने इस समस्या से, क्योंकि जब ऐसी समस्या पेरेंट्स के सामने आती है तो दो ही रास्ते होते, आइदर फाइट और फ्लाइट, या तो आप फाइट करो या भाग जाओ। और मैं कैसे कोप अप करी हूँ अच्छा अपनी सब समस्याओं से, तो मैंने उसमें परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड कोप अप ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बारे में मैंने वो बुक में बहुत अच्छे तरीके से विथ यू कैन से रिसर्च, विथ रिसर्च, मतलब पेरेंट्स लोगों के ऊपर मैंने रिसर्च करके उस बुक को मैंने बनाया है। और वो मैं अपनी बेटी को, पियाली को मैंने डेडिकेट किया है। उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए ही मैं आज भी यहाँ पे समर्पित हूँ, क्योंकि मुझे उसकी लेगेसी को बहुत दूर तक लेके जाना है। आपकी सोच बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से ये पूरे समाज के काम आएगी, पूरे समाज को इससे लाभ मिलेगा। आपको फिर से खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम ऐसे दिव्यांग बच्चों को समाज में सामान्य रूप से स्वीकार करें, सामान्य बर्ताव करें और खुली बाहों के साथ उनका स्वागत करें, ताकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का मौका मिल सके। इन बच्चों को हमारी दया या सहानुभूति की नहीं, बल्कि इन्हें चाहिए हमारा साथ, सहयोग और ढेर सारा स्नेह। नमस्कार।